तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है और इसके मुख्य कारण क्या थे, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति से क्या क्या बदलाव हुए और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि औद्योगिकरण क्या है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि आजकल हर उत्पाद का यानी हर एक चीज का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं था, क्योंकि औद्योगिकरण से पहले कोई भी सामान या कोई भी उत्पाद कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाता था, और ये जो सामान बनाने वाला प्रोसेस था, प्रक्रियाएं थी, ये टाइम लेती थी, यानी इन्हें बनाने में टाइम लगता था। इस वजह से हमें मिलने वाला सामान या उत्पाद बहुत ही सीमित और महंगे हुआ करते थे। मतलब औद्योगिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था कृषि आधारित से मुख्य रूप से विनिर्माण आधारित हो जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये धीरे धीरे कुछ क्रय शक्ति वाले श्रमिकों के एक वर्ग की ओर ले जाती है, जो उत्पादों की मांग करते हैं और इस तरीके से उत्पादन को आगे की ओर बढ़ावा देते हैं। अब देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। तो देखो, औद्योगिक क्रांति वो समय जब हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की जगह आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा, और आधुनिक मशीनों के जरिए निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे लेवल पर होने वाले कार्यों को बड़े स्तर पर आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। अब औद्योगिक क्रांति के कारण पश्चिमी देशों की तकनीकी और सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया। समय के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने लगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के अंदर मशीनीकरण का एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति को एक नई गति प्राप्त हुई। अब ये जो औद्योगिक क्रांति, इसकी शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1760 से लेकर 1870 के मध्य काल में हुई थी, और फिर धीरे धीरे ये क्रांति यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गई, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस और जापान। तो इसका मतलब ये निकलता है कि औद्योगिक क्रांति आज भी कई देशों में अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा जारी है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1700 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। इस समय पूरी दुनिया ईंधन के पारंपरिक स्रोतों जैसे लकड़ी की सीमा तक पहुंच रही थी, और इस समय तक ग्रेट ब्रिटेन का 10% से भी कम हिस्सा जंगल से ढका हुआ था, और जापान ने अपने सभी जंगलों को लगभग नष्ट कर दिया था। और इधर चीन ने लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए 1000 मील की दूरी पर जंगल काट दिए थे। लकड़ी के कोयले के जैसे विकल्प हजारों सालों से जाने जाते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन में किसी भी खोज से पहले चीन में इसका खनन किया जाता था। हालांकि चीन के विपरीत अंग्रेजों ने 18वीं और 19वीं सदी में कोयले के भंडार की खोज की, जो सतह से बेहद करीब थे। अब देखो, 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक इंग्लैंड और ज्यादातर देशों में जीवन स्तर बहुत निम्न था। ज्यादातर लोग कृषि कार्य किया करते थे और ऐसी फसलें उगाते थे जिनसे जीवित रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त उत्पादन होता था। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी। इसे मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू को बदल दिया था। कपड़ा उद्योग इस प्रक्रिया की रीढ़ थी, क्योंकि बुनाई में प्रगति ने उत्पादकता बढ़ाई, जिससे कपड़े ज्यादा किफायती हो गए। इसलिए कपड़ा उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ और उन बेरोजगार किसानों में से कई नए कार्यबल बन गए। 1781 में जेम्स वर्ट द्वारा आविष्कृत भाप मशीन भाप बनाने के लिए ऊष्मा का उपयोग करती थी, जिससे लगातार गति पैदा होती थी। इस इंजन ने कई विनिर्माण गतिविधियों के मशीनीकरण की अनुमति दी, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। अब इन नई तकनीकों की बदौलत लोहे का उत्पादन भी बहुत किफायती हो गया था। 1820 तक आते आते इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक निर्माताओं पर निर्भर थी, इसलिए इस प्रकार ये पहला औद्योगिक राष्ट्र बन गया, और फिर औद्योगिकरण का प्रसार होने लगा। अब ये जो ब्रिटिश प्रगति थी, ये जल्दी ही महाद्वीपीय यूरोप में दोहराई गई, और औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे दूसरे देशों में भी फैल गई, जैसे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो चलिए एक समय में एक क्षेत्र या एक देश में इसके प्रसार को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे यूरोप, 1820 के दशक में बेल्जियम पहला देश था जिसने मशीनीकृत प्रक्रियाओं को अपनाया और औद्योगिकीकरण किया। 1840 के दशक में जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी औद्योगिक विकास का अनुभव कर रहे थे, इसलिए 19वीं सदी के अंत तक आते आते कई यूरोपीय राष्ट्र औद्योगिक हो चुके थे। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नए इंग्लैंड में कपड़े का जो उद्योग था वो धीरे धीरे विकसित हुआ, और 20वीं सदी के अंत तक कई औद्योगिक नवचारों और इस्पात उत्पादन की नई किफायती तकनीकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को औद्योगिकरण की तीव्र गति में डाल दिया। और तीसरा है जापान। 19वीं सदी के अंत तक जापान औद्योगिकरण करने वाला पहला एशियाई देश था। आर्थिक विकास से धन संपदा आई और सरकार ने नई तकनीकों को बढ़ावा दिया और देश का आधुनिकीकरण किया। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में फैल गई। लेकिन औद्योगिक क्रांति के फैलने के कुछ खास कारण थे, जिनमें पहला कारण था यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक प्रतियोगिता। हालांकि यूरोपीय राज्य कई शताब्दियों तक एक दूसरे के बीच अक्सर लड़ते रहे थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बीच तक उनमें से कई औपनिवेशिक शक्तियां उभर रही थी। अब जो कुछ दांव पर लगा हुआ था
वो था वैश्विक विश्व महाशक्ति बनने की होड़। लेकिन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन की आबादी 1/4 और स्पेन की आबादी 2/3 थी। इसलिए ये 12 और बड़े दुश्मनों के खिलाफ लगातार दबाव में था। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश कई प्रमुख युद्धों में लगे रहे थे, जैसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध, 7 साल का युद्ध, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध और नेपोलियन युद्ध। अब दुश्मन से मुकाबला करने की जरूरत ने देश पर और ज्यादा उत्पादन करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला और इस सख्त जरूरत ने श्रम बचत उपकरणों के आविष्कार को प्रोत्साहित किया। दूसरा कारण है यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति। ज्यादातर इतिहासकार यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति की सही अवधि पर सहमत नहीं थे। कई लोग इसे निकोलस कोपर्निकस और आइजैक न्यूटन के समय में परिभाषित करते हैं। अब ये जो वैज्ञानिक क्रांति थी, ये प्रकृति, ज्ञान और विश्वास से जुड़े वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और संस्थागत संबंधों को बदलने वाले यूरोपीय विकास के बारे में बताती है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कोपर्निकस ने अपनी सरल सूर्य केंद्रित परिकल्पना प्रस्तुत की थी, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस साहसिक दावे के साथ कोपर्निकस ने परंपरा, शास्त्रों के अधिकार और विश्वविद्यालयों और चर्च में स्थापित विचारों को चुनौती दी थी, जिसकी वजह से आने वाले दशकों में यूरोप धीरे धीरे गैलीलियो गैलीली, रेने डेस्कार्टेस, क्रिस्टियन हायुजेंस और कई प्रमुख वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक कार्यों के साथ विचारों के लिए बहुत ज्यादा खुला हो गया। आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक स्वभाव में वृद्धि और विचारों के लिए ज्यादा खुले समाज ने नए विचारों के लिए एक नई जमीन तैयार की। तीसरा कारण है ब्रिटेन में कृषि क्रांति। अब ब्रिटिश कृषि क्रांति जो थी वो 17वीं से 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन में कृषि उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है। यूरोप में बेल्जियम और हॉलैंड में कृषि परिवर्तन शुरू हो गए, इसलिए वो सघन खेती के तरीकों के इर्द गिर्द घूमते थे, जैसे अनुक्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलों की एक श्रृंखला उगाने की कोशिश करते थे, जैसे संलग्न क्षेत्र। उन जमीनों का अनन्य स्वामित्व स्थापित करके सामान्य चारागाहों को खेती के अंतर्गत लाना, चीनी हल के उन्नत संस्करण का उपयोग करना और चयनात्मक प्रजनन और भारी खाद। चौथा कारण है सरकार की नीतियां। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में एक लंबे समय तक संवैधानिक राजतंत्र था और फ्रांस और स्पेन जैसी चुनौती देने वालों की तुलना में राष्ट्र राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा स्थिर था। इसने बेहतर नीति निर्माण और कार्यान्वयन की अनुमति दी। सरकार ने एक पेटेंट प्रणाली को बनाए रखा, जिसने सीमित वर्षों के लिए अपने आविष्कारकों को नवचारों पर विशेष अधिकार दिया। इससे नए विचारों के वित्त पोषण में काफी मदद मिली। बाड़े की जो व्यवस्था थी उसने कृषि भूमि के निजी स्वामित्व की अनुमति दी, जो कि पहले आम बात हुआ करती थी, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और भविष्य के औद्योगिक वर्ग का निर्माण हुआ। और इधर एक दूसरी महत्वपूर्ण नीति उद्योग के कौशल और विकास को बढ़ाने के लिए अप्रवासियों की आमद की अनुमति दे रही थी, जिससे दोषियों को भी कमजोर होना पड़ा। पांचवा कारण है भारत और अन्य देशों पर राजनीतिक प्रभाव। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन के पास एक बड़ा विदेशी साम्राज्य था और प्लासी और बक्सर की लड़ाई में उनकी जीत ने उन्हें भारत के प्रमुख हिस्सों, खास रूप से कपास उद्योग और बंगाल के व्यापार के केंद्र पर राजनीतिक प्रभाव दिया था। भारत पर नियंत्रण, दुनिया का कपास उत्पादक और विनिर्माण केंद्र, ब्रिटेन में कपास काटने की मशीनों के आविष्कार की मांग को बढ़ावा देगा। भारत के प्राकृतिक, कृषि, मानव और खनिज संसाधनों ने ब्रिटेन की रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का गहना बना दिया गया। लगभग 2 शताब्दियों तक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनकर ब्रिटेन के साम्राज्य का विस्तार जारी रहा, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश कच्चे माल और श्रम के स्रोत थे और इस वजह से उद्योग के लिए बाजार के रूप में कार्य करते थे। छठा कारण है प्रौद्योगिकी में नवाचार। औद्योगिक क्रांति की सफलता में नवाचार और नई तकनीक स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण कारण थी। 1700 ईस्वी में ब्रिटेन अपने ऊनी उद्योग के लिए जाना जाता था, लेकिन 2 चुनौतियां थी जिसके कारण ब्रिटेन ने कपास नहीं उगाई। इसकी ठंडी जलवायु और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। 1733 में जेम्स ने पुराने हथकंडे में सुधार करके अपना सरल उड़ने वाला शटल बनाया, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता दुगनी हो गई। और फिर 1764 में जेम्स हैरग्रीव्स के जरिए स्पिनिंग जेनी के आविष्कार ने कपास के रेशों को खींचने और मोड़ने की समस्याओं को हल कर दिया और उत्पादकता को 8 गुना बढ़ा दिया। और 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने जॉन के विचारों पर काम किया और जेनी को पानी के पहिए से जोड़ने के लिए एक विधि तैयार की, जिसे पानी का फ्रेम कहा जाता है। इसने फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत की, जो औद्योगिक क्रांति की कुंजी थी। 7वां कारण है जनसंख्या में वृद्धि। 1700 ईस्वी में ब्रिटेन की अनुमानित जनसंख्या लगभग 4 मिलियन थी। ये अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी फ्रांस की आबादी का 1/4 और भारत और चीन का लगभग 4% था, जो उस समय की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थी। मशीनों के बिना दुनिया में काम करने वाले हाथों की कमी एक बड़ी कमी थी। कृषि क्रांति ने समाज को पर्याप्त भोजन दिया और पूरी शताब्दी में 100 वर्षों में दुगनी से भी ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ी। इस वजह से ब्रिटेन के पास अपने औद्योगिक विकास को चलाने के लिए पर्याप्त श्रम था। 8वां कारण है कोयले और लोहे की उपलब्धता। ब्रिटेन के पास विशाल कोयला और लोहे के भंडार थे, जो औद्योगिक विकास के लिए मूल्यवान साबित हुए। लोहे अयस्कों को गलाने और परिवहन के लिए
बहुत ज्यादा मात्रा में कोयले की जरूरत हुआ करती थी, क्योंकि कोयले से चलने वाले भाप इंजन के आविष्कार से कोयले की मांग और बढ़ने लगी। इसलिए कोयला खनन की तकनीकों में ये जरूरी सुधार हुआ। लोहे को परिष्कृत करने और इसे सस्ता बनाने के लिए लगातार कोशिशें की गई, जिससे इंग्लैंड को उत्तरी यूरोप से लोहे का आयात बंद करने और इसके बजाय दुनिया में सबसे बड़ा लोहा उद्योग बनाने की अनुमति मिली। और फिर ये सस्ता और मजबूत लोहा निर्माण उपकरण, जहाज निर्माण, कपड़ा आविष्कार, भाप इंजन और रेलमार्ग सहित बड़े उद्योगों को प्रेरित करता रहा। नवा कारण है वित्तीय नवाचार यानी पूंजीवाद और उद्यमिता। 18वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटेन में वित्तीय संसाधन मौजूद थे, जैसे कि एक केंद्रीय बैंक, काउंटी बैंक और नए उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज। 1760 तक दुनिया में ब्रिटेन के बढ़ते राजनीतिक और वाणिज्य प्रभाव और फल फूलते कपास और व्यापार उद्योगों के कारण इसे प्राप्त होने वाले मुनाफे ने धन के निर्माण यानी पूंजी के निर्माण की अनुमति दी। पूंजीपतियों के उदय ने उनके धन की सुरक्षा की जरूरत को बढ़ा दिया, जैसे निवेश और विकास के अवसर और रोजमर्रा के कामकाज के लिए परिसंचारी पूंजी की जरूरत हुआ करती थी। शुरुआती उद्यमी पूंजीपति फाइनेंसर, आविष्कारक, व्यापारी और सेल्समैन थे और व्यवसाय व्यक्तिगत रूप से आधारित और छोटे थे। इसलिए समय के साथ शेयर धारक और संयुक्त स्टॉक कंपनियां उभरी, जिन्होंने भविष्य को बदल दिया और ये बताया कि व्यवसाय कैसे चलाया जाएगा। 10वां कारण है परिवहन प्रणाली। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन में परिवहन प्रणाली अल्प विकसित थी। अब क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, इसलिए सड़कों को सुधारने का भी दबाव पड़ा। 1750 के दशक में टर्नपाइक ट्रस्ट उभरे और ये जो टर्नपाइक ट्रस्ट था, ये ऐसे लोगों का समूह था जो पूरे समय सड़कों का रखरखाव करते थे और अपनी सेवाओं के बदले टोल प्राप्त करते थे। सरकार के कार्यभार संभालने तक ऐसे करीब 1700 समूह थे। इसके साथ ही नहर प्रणाली का निर्माण किया गया और जल्दी ही इसका एक लोकप्रिय परिवहन स्रोत बन गया, क्योंकि ये किफायती और विश्वसनीय थे। शुरुआती रेलवे में कोयला खदानों को नदियों और नहरों से जोड़ने वाली लकड़ी की पटरियां हुआ करती थी और गाड़ियां घोड़ों द्वारा खींची जाती थी। लेकिन भाप के इंजन और लोहे के प्रौद्योगिकियों के आविष्कार ने बाद में परिवहन उद्योग को शक्ति प्रदान की। तो ये जो कारण थे, इनकी वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति से मानव समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मानव समाज के इतिहास में दो प्रसिद्ध क्रांतियां हुई जिन्होंने मानव इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक क्रांति उस समय हुई जब उत्तर पाषाण युग में मानव ने शिकार छोड़कर पशुपालन और कृषि का पेशा अपनाया, और दूसरी क्रांति वो है जब आधुनिक युग में कृषि को छोड़कर व्यवसाय को प्रधानता दी गई। और इस औद्योगिक क्रांति से उत्पादन पद्धति गहरे रूप से प्रभावित हुई, क्योंकि श्रम की जगह मानव का स्थान मशीन ने ले लिया था और इस वजह से उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आ गया। धन संपदा में भारी वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा और औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विस्तार भी औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इसके साथ ही नए वर्गों का उदय भी हुआ। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति का मानव समाज पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मानव समाज पर आर्थिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव में सबसे पहले उत्पादन में असाधारण वृद्धि। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन जल्दी और ज्यादा कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा। इन औद्योगिक उत्पादों को आंतरिक और विदेशी बाजारों में पहुंचने के लिए व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई, जिससे औद्योगिक देश धनी हो गए और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान हो गई। वहां पर औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ और औद्योगिक और व्यापारिक निगमों का विस्तार हुआ। फिर इन निगमों ने अपना विस्तार करने के लिए अपनी पूंजी की प्रतिभूतियां बेचना शुरू किया। इस तरह से उत्पादन की असाधारण वृद्धि ने एक नई आर्थिक पद्धति को जन्म दिया। दूसरा प्रभाव है शहरीकरण। बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गाँव के कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, जिसकी वजह से रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर भागने लगे, क्योंकि अब बड़े बड़े उद्योग जहां स्थापित हुए थे वहीं रोजगार की संभावनाएं थी। इसलिए स्वाभाविक तौर पर शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। नए शहर अधिकतर उन औद्योगिक केंद्रों के आसपास विकसित हुए जहां लोहे, कोयले और पानी की व्यापक मात्रा मौजूद थी। नगरों का उदय व्यापारिक केंद्र के रूप में, उत्पादन केंद्र, बंदरगाह नगरों के रूप में हुआ। शहरीकरण की प्रक्रिया केवल इंग्लैंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली जैसे देशों में विस्तारित हो गई और इस तरीके से शहर अर्थव्यवस्था के आधार बनने लगे। तीसरा प्रभाव है आर्थिक संतुलन। औद्योगिक क्रांति से आर्थिक असंतुलन राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया। विकसित और पिछड़े देशों के बीच आर्थिक असमानता की खाई गहरी होती चली गई, क्योंकि औद्योगिकृत राष्ट्र जो थे वो अविकसित राष्ट्रों का खुलकर शोषण करने लगे, जिससे आर्थिक साम्राज्यवादी युग की शुरुआत हुई और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक साम्राज्यवादी व्यवस्था मजबूत हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद राष्ट्रों की आपसी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे एक देश में घटने वाली घटना दूसरे देश को सीधे प्रभावित करने लगी, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तेजी और मंदी का युग प्रारंभ हुआ। चौथा कारण है बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली का विकास। औद्योगिक क्रांति ने पूरे आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया, क्योंकि उद्योग और व्यापार में बैंक और मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और बैंकों के जरिए से लेन देन आसान हुआ और चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग भी बढ़ गया।
इसके साथ साथ मुद्रा के क्षेत्र में भी विकास हुआ और धातु की जगह पर कागजी मुद्रा का प्रचलन हो गया। पांचवा प्रभाव है कुटीर उद्योगों का विनाश। औद्योगिक क्रांति का एक नकारात्मक परिणाम ये था कि कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नकारात्मक परिणाम औद्योगिक देशों पर ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक देशों पर भी पड़ा, क्योंकि क्या हुआ कि औद्योगिक देशों में कुटीर उद्योगों के विनाश से बेरोजगार हुए लोगों को नए उद्योगों के रूप में एक विकल्प मिल गया, जबकि उपनिवेशों में इस वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। छठा है मुक्त व्यापार। औद्योगिक क्रांति की वजह से संरक्षणवाद के स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। 1813 के चार्टर एक्ट के जरिए इंग्लैंड ने EIC के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया और मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया। तो ये तो हुए आर्थिक प्रभाव। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रभावों के बारे में। सामाजिक प्रभाव में पहला प्रभाव है जनसंख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया और कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर भोजन आवश्यकता की पूर्ति की। जहाँ एक तरफ यातायात के साधनों के जरिए से मांग के क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति की, वहीं दूसरी तरफ यातायात के साधनों के जरिए से मांग के क्षेत्रों में खाद्यान्न की पूर्ति करना संभव हुआ। बेहतर पोषण, विकसित स्वास्थ्य और औषधि विज्ञान के कारण नवजात शिशु और जीवन की औसत आयु में भी वृद्धि हुई और इस वजह से मृत्यु दर में भी कमी हुई। दूसरा सामाजिक प्रभाव है नए सामाजिक वर्गों का उदय। औद्योगिक क्रांति ने मुख्य रूप से 3 नए वर्गों को जन्म दिया। पहला है पूंजीपति वर्ग, जिसमें व्यापारी और पूंजीपति लोग शामिल थे। दूसरा है मध्यम वर्ग, इसमें कारखानों के निरीक्षक, दलाल, ठेकेदार, इंजीनियर और वैज्ञानिक जैसे लोग शामिल थे। और तीसरा है श्रमिक वर्ग, जो अपने श्रम और कौशल से उत्पादन करते थे। तीसरा सामाजिक प्रभाव है मानवीय संबंधों में गिरावट। परंपरागत भावनात्मक मानवीय संबंधों की जगह आर्थिक संबंधों ने ले ली थी, क्योंकि जिन श्रमिकों के बल पर उद्योगपति समृद्ध हो रहे थे, उन्हें मालिक न तो जानता था और न ही जानना चाहता था। उद्योगों में प्रयोग होने वाली मशीन और तकनीकी ने मानव को भी मशीन का एक हिस्सा बनाकर रख दिया था। चौथा सामाजिक प्रभाव है नैतिक मूल्यों में गिरावट। नए औद्योगिक समाज में नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आई, क्योंकि भौतिक प्रगति से शराब और जुए का प्रचार बढ़ा। क्योंकि क्या हुआ कि ज्यादा समय तक काम करने के बाद थकावट मिटाने के लिए श्रमिकों में नशे का चलन बढ़ गया। और इतना ही नहीं, बल्कि औद्योगिक केंद्रों पर भी वेश्यावृत्ति फैल गई और इस तरीके से उपभोक्ता प्रवृत्ति बढ़ने से भ्रष्टाचार और अपराधों को बढ़ावा मिला। पांचवा सामाजिक प्रभाव है शहरी जीवन में गिरावट। शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण निचले तबके को घर, खाना और पानी जैसी चीजों का अभाव भुगतना पड़ता था और इसके साथ साथ ही ज्यादा जनसंख्या के कारण औद्योगिक केंद्रों के आसपास कच्ची बस्तियों का विस्तार होने लगा, जहां गंदगी ज्यादा रहती थी। छठा सामाजिक प्रभाव है सांस्कृतिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति से पुराने रहन सहन के तरीकों, वेशभूषा, रीति रिवाज, कला, साहित्य और मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन हुआ। परंपरागत शिक्षा पद्धति की जगह पर रोजगार परक तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा का विकास हुआ। सातवां सामाजिक प्रभाव है बाल श्रम। औद्योगिक क्रांति ने बाल श्रम को बढ़ावा दिया और बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। इस समस्या से आज भी सारा विश्व जूझ रहा है। और आठवां सामाजिक प्रभाव है महिला आंदोलनों का जन्म। औद्योगिक क्रांति ने काम करने वालों की जरूरत को जन्म दिया, जो केवल पुरुषों से पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए औरतों की भागीदारी काम वर्ग में शामिल हुई। अब स्त्रियों की ओर से भी अधिकारों की मांग उठने लगी और उनमें चेतना जाग